करोतु कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा। नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। आयुष्मान भव कार्यक्रम में हम आपको आयुर्वेद से जुड़ी चीज़ों के बारे में आपको बताते हैं। इस प्रोग्राम में हम आयुर्वेद के इलाज की जानकारी आपको देते हैं, जिससे कि आप घर बैठे ही प्राचीन चिकित्सा पद्धति का फायदा उठा सके। आयुर्वेद में इलाज जड़ी बूटियां, सात्विक आहार और जीवन शैली के बदलाव के जरिए किया जाता है। आयुर्वेद आज स्वस्थ और निरोग जीवन के लिए एक प्रभावशाली मंत्र बनता जा रहा है। जिस तरह एलोपैथी ने हमारे लोगों का विश्वास जीता है, हम लोगों का विश्वास जीता था, तो आज वही काम आयुर्वेद करके दिखा रहा है। हर असाध्य बीमारी का इलाज आयुर्वेद में है, बस लोगों को इसके बारे में जानकारी की कमी है। इसी कड़ी में आज हम थायराइड के बारे में बात करेंगे। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉक्टर विक्रांत पाटिल। थायराइड वो बीमारी है जिसमें या तो शरीर बेहद सूख जाता है या मोटापे का शिकार हो जाता है। शरीर को खोखला कर देने वाली इस बीमारी का इलाज आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों में मौजूद है, जो इसे जड़ से खत्म कर सकती है। दरअसल बहुत अधिक थायराइड हार्मोन बनने के कारण हाइपरथायराइडिज्म की समस्या हो जाती है, जबकि अगर हार्मोन्स कम निकलते हैं तो हाइपोथायराइडिज्म की दिक्कत ज्यादा होती है। तो इन दोनों ही तरह की समस्याओं में शरीर में बेहद थकान, कमजोरी, पीरियड्स की अनियमितता, डिप्रेशन, सांस का फूलना जैसी दिक्कतें शुरू हो जाती है। एलोपैथी में आजीवन हार्मोन्स की दवा आपको लेनी पड़ती है। बावजूद इसके ये घटता बढ़ता ही रहता है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आयुर्वेद में ऐसी कई जड़ी बूटियां ऐसी है जो कि आपको निरोग बना देगी, जो आपके रोग को खत्म कर देगी। थायराइड से संबंधित बीमारी अस्वस्थ खानपान और तनावपूर्ण जीवन जीने के कारण होती है। आयुर्वेद के अनुसार वात, पित्त और कफ के कारण थायराइड संबंधी रोग होता है। जब शरीर में वात और कफ दोष हो जाता है तो तब ये व्यक्ति को थायराइड होता है। और आप थायराइड का इलाज करने के लिए आयुर्वेदिक तरीकों को आजमा सकते हैं। आयुर्वेदिक उपचार द्वारा वात और कफ दोषों को संतुलित किया जा सकता है। अच्छी बात तो ये है कि आप थायराइड का घरेलू उपचार भी कर सकते हैं। आज हमारे इस खास कार्यक्रम में खास मेहमान मौजूद हैं, डॉक्टर विक्रांत, जो कि आयुर्वेद विशेषज्ञ हैं। आइए डॉक्टर विक्रांत पाटिल का परिचय हम आपको करा देते हैं। आपने बीएमएस की पढ़ाई भारतीय विद्यापीठ पुणे से की है। द्रव्य गुण में एमडी भी आपने भारतीय विद्यापीठ पुणे से ही की है। IIAM फेलोशिप आपने कनाडा से की है और इसके साथ ही और भी कई तरह की विशेषज्ञता आपने कई संस्थानों से ली है। इसके अलावा आपने कई शैक्षणिक संस्थानों में आयुर्वेद को पढ़ाया भी है। डॉक्टर विक्रांत पाटिल की अगर हम बात करें तो उन्होंने देश विदेश में आयोजित आयुर्वेद के कई सेमिनारों में भी हिस्सा लिया है। आयुर्वेद में उत्कृष्ट कार्य के लिए इन्हें कई बार सम्मानों से नवाजा भी गया है। वर्तमान में पुणे में आपका थायराइड का क्लिनिक भी है, जहां थायराइड दोष का इलाज आप करते हैं। और ये तो था डॉक्टर विक्रांत पाटिल का परिचय। अब आज का कार्यक्रम हम शुरू करते हैं। आज थायराइड के इलाज के बारे में डॉक्टर विक्रांत पाटिल से हम विस्तार से जानेंगे और डॉक्टर विक्रांत पाटिल आपको विस्तार से बताएंगे। और अगर आप भी इस कार्यक्रम में फोन के माध्यम से हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर नंबर भी लगातार फ्लैश होंगे। करोतु कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा। डॉक्टर विक्रांत पाटिल आयुर्वेद चिकित्सक आयुर्वेद के जरिए थायराइड का इलाज हमारे विशेषज्ञों को बताएंगे। आपको थायराइड का इलाज ये भी बताएंगे कि क्या कुछ थायराइड होता है, किस तरह से इसका इलाज किया जा सकता है। सबसे पहले डॉक्टर विक्रांत, क्योंकि ये खास कार्यक्रम
एक खास टॉपिक पर है, तो जाहिर तौर पे थायराइड के बारे में लोग जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, क्योंकि जब ये बीमारी हो जाती है लोग एग्जैक्टली समझ नहीं पाते कि उन्हें तकलीफ है, दिक्कतें हैं, लेकिन ये थायराइड होता क्या है, ये कैसे उन्हें हो गया। सबसे पहले हमें हमारे दर्शकों को ये बताइए कि ये थायराइड आखिर होता क्या है, कैसी बीमारी है ये। थायराइड बेसिकली देखा जाए तो थायराइड बीमारी नहीं है, थायराइड ये ग्लैंड है और थायराइड की ग्लैंड का कार्य करने का जो क्षमता है वो क्षमता जब बिगड़ जाती है तो उसके बाद जो बीमारी होती है हम उसे थायराइड की बीमारी कहते हैं। किंतु इसमें फिर से दो भाग आते हैं, दो प्रकार आते हैं। पहला जो है वो है हाइपोथायराइड और दूसरा जो है वो है हाइपरथायराइड जी। अगर हम समाज में आज का अगर हम स्टैटिस्टिक्स देखेंगे तो हमें पता चलता है कि लगभग 80% लोग जिन्हें थायराइड की बीमारी है उसमें से 80% लोगों को हाइपोथायराइड होता है और 20% लोगों को हाइपरथायराइड होता है। तो थायराइड बेसिकली होता क्या है, तो यहाँ पे गले के नीचे अपना जो स्वरयंत्र रहता है उसके दोनों साइड में बटरफ्लाई शेप एक ग्लैंड रहती है, उसे थायराइड कहते हैं। उससे दो हार्मोन्स निकलते हैं, पहला है T3 और दूसरा है T4। अगर इन दोनों का प्रमाण अगर शरीर में बढ़ता है जितना चाहिए उससे अगर वो ज्यादा हो जाता है तो जो बीमारी होती है उस बीमारी को हाइपरथायराइड कहते हैं। और दूसरा अगर इसका प्रमाण कम हो जाता है तो जो बीमारी होती है उससे हाइपोथायराइड कहते हैं। अब लोगों में संभ्रम यहाँ होता है कि लोग यहाँ पे वैल्यू 3 देखते हैं जहाँ पे तीसरा हार्मोन भी होता है जिसे TSH कहते हैं, लेकिन ये TSH हार्मोन जो है जो कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन इसका नाम है, वो हार्मोन यहाँ के थायराइड के ग्लैंड से नहीं निकलता है। वो हमारे मस्तिष्क में पिट्यूटरी ग्लैंड नाम की जो ग्लैंड रहती है उस ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन रहता है। वो एक रेगुलेटिंग हार्मोन है जो हमारे थायराइड की ग्लैंड के जो हार्मोन्स है उन हार्मोन को रेगुलेट करता है। इसलिए जब T3 T4 बढ़ जाते हैं तो TSH कम होता है और जब T3 T4 कम होते हैं तो TSH बढ़ता है। मतलब हाइपोथायराइड में TSH बढ़ता है और हाइपरथायराइड में TSH कम होता है। बिल्कुल, तो ये क्या होता है थायराइड, ये डॉक्टर साहब ने आपको बताया। इस वक्त हमारे साथ एक दर्शक मासूम फोन लाइन पे जुड़ गए हैं अलीगढ़ से। मासूम जी, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। जी डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार सर, मुझे पूछना, मेरा वेट बहुत कम है, वो बढ़ता नहीं है, तो वो नहीं, मैं आपकी आवाज ठीक से जी। मासूम जी का सवाल ये है क्योंकि इनका वेट बहुत कम है, वेट नहीं बढ़ता, तो काफी पतले हैं, वेट कम है, यही इनकी समस्या है, इसी का जवाब भी जानना चाहते हैं। ओके, वेट कम होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हाइपरथायराइड के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें वजन का घटना ये बहुत बार देखा जाता है। अब चूंकि ये कह रहे हैं कि उनका वजन बढ़ नहीं रहा है तो उनको थायराइड होने की संभावना कम है, क्योंकि हाइपरथायराइड में वजन जब डिसीज शुरू होता है तो वजन घटता है ना। पहले से हाइपरथायराइड है इसलिए वजन कम है, ऐसा होने की संभावनाएं बहुत कम है। तो अगर इनका वजन नहीं बढ़ रहा है तो इसके पीछे कुछ कारण हो सकते हैं। इन कारणों में पहला जो कारण है वो है हाजमा। अगर किसी भी व्यक्ति का पचन जो है वो अगर पाचन संस्थान जो है वो अगर ठीक से काम नहीं कर रहा है, वो जो खा रहा है वो उसको उसकी बॉडी ठीक से एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है तो वजन नहीं बढ़ता है। अब दूसरी बात इसमें ऐसी होती है, कुछ लोगों का खाना बहुत ज्यादा रहता है लेकिन फिर भी उनका वजन नहीं बढ़ता है, तो वो कहते हैं लो डॉक्टर साहब हम तो बहुत खाना खाते हैं लेकिन हमारा वजन नहीं बढ़ता है। तो ऐसे समय में समझना चाहिए, जिसे भस्मक नाम का व्याधि आयुर्वेद में कहा है, वैसे कंडीशन कुछ होती है। भस्मक मतलब जो भी खाए उसे भस्म कर दे। तो इसमें शरीर में जो पित्त है उसका अग्नि इतना बड़ा होता है, उतना तीक्ष्ण होता है कि हम जो भी खा जाते हैं वो उसको भस्म कर देता है और इसके कारण उसका शरीर जो है उसमें वृद्धि नहीं होती है और वो लोग छोटे रहते हैं, छोटे दिखते हैं जी। तो ऐसे समय में उस पित्त का पाचन ठीक से करना ये जरूरी होता है। ऐसे समय में जो गुरु आहार बताया है आयुर्वेद में, जैसे कि मिठाई वगैरह जो हमारी बनती है, ऐसे सारे जो गुरु आहार है उनका सेवन करना चाहिए, तो इससे इसमें फायदा हो जाता है। दूसरे कारण बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि निद्रा ठीक से ना होना। निद्रा एकदम सुखम दुखम पुष्टि कार्य बड़ा बलम रुष्टम क्लीवतम ज्ञानम अज्ञानम जीवितम नच। इसका मतलब यह है कि अगर अगर निद्रा ठीक से नहीं है तो कार्शत्व आता है, मतलब दुबलापन या पतलापन होता है, इसलिए निद्रा अच्छी होनी चाहिए। तो उसके आगे का जो फैक्टर है इसमें कृमि का फैक्टर होता है, मतलब वर्म जिसे हम कहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारा खाना ठीक रहता है, पाचन तंत्र भी कुछ हद तक ठीक रहता है, लेकिन
आंतों में वर्म्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में डीवर्मिंग करना ये बहुत जरूरी है। ऐसी कंडीशन में विडन जो है, वाइविडन जिसे कहते हैं, उसका सेवन लगातार करना चाहिए, क्योंकि वर्म्स मर जाते हैं हमारे आंतों के बाकी दवाइयों से, लेकिन उसके जो लार्वा रहते हैं, उसके जो अंडे रहते हैं, वो कम नहीं होते। और इसके कारण हम जो भी खाना खाते हम हैं, लेकिन हालांकि वो हम उस वर्म्स को ही खिलाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में चाहिए कि आप डीवर्मिंग करें। इससे सबसे अच्छा तरीका ये होगा कि आप किसी वैद्य से सलाह ले, आपकी नाड़ी परीक्षा की जाए, आपका पूरा प्रकृति चेक किया जाए, और उसके बाद तय किया जाए कि आप क्यों छोटे हैं, पतले हैं। ये कुछ फैक्टर्स मुझे जो अभी लगे वो मैंने आपको बताया। जी चलिए, डॉक्टर साहब आपने ये तो बता दिया कि थायराइड होता क्या है, लेकिन सवाल ये भी है कि थायराइड की समस्या आखिर क्यों होती है? क्यों आखिर अमूमन लोग जो हैं वो थायराइड के शिकार हो जाते हैं? क्यों ये समस्या होती है और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं जब आपको थायराइड की समस्या होने लगती है? किस तरह की तकलीफ इंसान को पहले होती है? वैसे हालांकि देखा जाए तो ये बहुत बड़ा सवाल है, शायद 4 घंटे का शो इसके लिए लगेगा। लेकिन थायराइड क्यों होता है इसके बारे में पहले बात करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि हमारा जो खान पान है वो आजकल बिगड़ गया है। हम लोग किस तरीके का खाना खाते हैं, तो हम लोग आज अच्छा खाना खाते हैं जो कि बहुत बुरा है। मतलब हम होटल का खाना खाते हैं, हम सब्जी भी जो बाजार से लाते हैं वो एकदम फ्रेश लेकर आते हैं। तो सब्जी जितनी फ्रेश है उसके ऊपर कोई सीड नहीं लगी है, ऐसा अगर कोई है तो इसका अर्थ आप समझ लो कि उसके ऊपर बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड इस्तेमाल किए हैं, इसलिए उसके ऊपर किसी कीटक ने आज तक हमला नहीं किया है। तो इतना सारा पेस्टिसाइड हम खा रहे हैं, फर्टिलाइजर सारा केमिकल खा रहे हैं हम लोग, इनके कारण हमारे शरीर में व्याधि बन रहे हैं। ये पहली बात। दूसरा जो है कि वो ऐसा है कि हमने संकरित मतलब हाइब्रिड जो धान है उसको उगाना शुरू कर दिया। तो यावन तो ही लोके तावन तो पुरुषे एवं अस्मिन् भाव विशेषण। इसका मतलब यह है कि जो ब्रह्मांड में है वही हमारे शरीर में होता है। तो आप अगर पत्थर खाओगे मतलब कैल्शियम खाओगे तो आपके शरीर को कैल्शियम मिल जाएगा। आप अगर मांस खाओगे तो आपके शरीर को मांस मिल जाएगा। आप दूध पियोगे तो आपके शरीर में रस धातु बढ़ जाएगा। लेकिन आप अगर हाइब्रिड खाओगे तो आपके शरीर में हाइब्रिड चेंजेस आना शुरू हो जाएगा। तो आप जितना हाइब्रिड खा रहे हो, जितना ब्रीड किया हुआ खाना खा रहे हो, उसके कारण उसी के जैसे चेंजेस आपके शरीर में आ जाए। अब देखिए कि गाय में, भैंसों में हम लोग इंजेक्शन इस्तेमाल करते हैं उनका दूध बनने के लिए। तो वो हार्मोन्स, इन हार्मोन्स से बढ़ाया हुआ अगर उनका दूध है और वो उसका सेवन अगर हम करते हैं तो हमारे शरीर में भी हार्मोन्स बिगड़ना शुरू हो जाता है। और थायराइड एक हार्मोन है, थायराइड के हार्मोन्स कहते हैं, और इनमें बदलाव आना स्वाभाविक होता है। ये पहला कारण है। दूसरा कारण हम देख सकते हैं कि आयोडीन नमक, जो सरकार की एक टाइम में, आपको शायद याद होगा कि 90 के दशक में भारत में एडवर्टाइज शुरू हो गई। हालांकि इनके बारे में कुछ लोग सहमत हो सकते हैं, कुछ लोग नहीं हो सकते, लेकिन 90 के दशक में ऐसा हुआ था कि वो शायद आपको याद ही होगी एडवर्टाइज कि अपनी विमला का बेटा याद है ना, अगर वो गर्भ रहने से पहले आयोडीन नमक खाती तो शायद उसका बच्चा तंदुरुस्त पैदा होता। ये एडवर्टाइज हमने बहुत बार देखी है। हमें हमारे पूरे जीवन काल में थायराइड के लिए जो आयोडीन लगता है उसकी मात्रा कितनी है, वो मात्र 1 चम्मच है। अगर मैं किसी व्यक्ति को 1 किलोमीटर चलने के लिए कहूँ तो आराम से चलेगा, लेकिन अगर मैं उसे 1 किलोमीटर उसको भागने के लिए बोलूँ तो शायद वो 50-100 मीटर के बाद, 200 मीटर के बाद वो एग्जॉस्ट हो जाएगा। पहले भागेगा लेकिन उसके बाद वो एग्जॉस्ट होगा और वो थक जाएगा, रुक जाएगा। जब हम ज्यादा मात्रा में आयोडीन ले रहे हैं, आयोडीन नमक, अब आज तो सारा भारत आयोडीन नमक खा रहे हैं, तो फिर इतने लोग क्यों बीमार हो रहे हैं, उनकी थायराइड की ग्लैंड क्यों डिबेट हुई है? तो पहला जो मैंने हाइपर थायराइड कहा था, अगर हमें आयोडीन ज्यादा होगा तो हमारा हाइपर एक्टिव हो जाएगा और हम हाइपर थायराइड के बीमारी से ग्रस्त हो जाएंगे। अब जो मैंने कहा कि हम पहले भागेंगे उसके बाद एग्जॉस्ट हो गए और एग्जॉस्ट होकर हम रुक जाएंगे, तो वो सेकंड स्टेज जो है वो हाइपोथायराइड की होगी। तो ये उसका कारण है आयुर्वेद के हिसाब से, ऐसा मैं मानता हूँ। क्योंकि वैसे आप देखेंगे तो जब जिस दशक की ये गहरात थी, एडवर्टाइज थी, उस वक्त थायराइड के रोग हमारे देश में इतने नहीं थे, जब हम बिना आयोडीन वाला नमक खाते थे, जिसे हम आचार का नमक आज कहते हैं, और आज हम आयोडीन नमक खा रहे हैं और हमारे हिसाब से बीमारियां ज्यादा है। तो इन कारणों से हमें इन कारणों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। और बाकी जो फैक्टर्स है उसमें स्ट्रेस, टेंशन, ये भी फैक्टर्स है, इनको तो हम भूल नहीं सकते।
बिल्कुल। तो जाहिर तौर पे अब आपको इन सब चीज़ों का ध्यान भी रखना पड़ेगा, लेकिन ना अब बहुत सारे ऐसे सवाल है डॉक्टर विक्रांत जो मुझे आपसे पूछने हैं, क्योंकि दर्शक भी हमारे ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये थायराइड, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि अगर आपको थायराइड हो जाता है तो इसकी जो दवाइयाँ हैं वो ताउम्र चलती है। ये भी कहा जाता है कि थायराइड को जड़ से खत्म करना नामुमकिन है। तो क्या ये ऐसा है? इसकी सच्चाई भी हम आपसे जानेंगे, और अगर ऐसा नहीं है तो आखिर उसके लिए क्या कुछ उपाय किए जाए, क्या कुछ घरेलू उपाय हो सकते हैं जिससे कि हम थायराइड जैसी समस्या से बच सकते हैं, या फिर अगर आपको थायराइड हो जाए तो क्या कुछ किया जाए घरेलू उपचार जिससे कि थायराइड से कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत राहत भी लोगों को मिले। आयुष्मान भव में दरअसल हम हर बार एक नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होते हैं। आज हम बात कर रहे हैं थायराइड की, और थायराइड के बारे में लगातार हम डॉक्टर विक्रांत से तमाम सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक और सवाल पूछूं। डॉक्टर विक्रांत, हमारे दर्शक आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। अमित हैं बिजनौर से। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। सर, ये मेरी थायराइड बढ़ रही है सर, इसमें मोटापा बहुत बढ़ रहा है। जी, मोटापा बहुत बढ़ रहा है। अमित जी का इस सवाल इनका जो मोटापा बढ़ने का, अभी हमारा पिछला सवाल जो था उसका आंसर थोड़ा बड़ा हो गया, इसलिए इसका सिम्टम्स में बता नहीं पाया। लेकिन मोटापा होना ये हाइपोथायराइड का सिम्टम है। हाइपोथायराइड में जनरली वजन बढ़ना, बालों का झड़ना, नाखून पतले हो जाना, मांसपेशियों की जकड़ाहट, उसके बाद चिड़चिड़ापन, स्किन ड्राइनेस। हाँ जी, हेलो, चिड़चिड़ापन भी है जी। अमित जी का कहना है कि उनको चिड़चिड़ापन भी महसूस होता है, और ये जो आप सिम्टम्स बता रहे हैं कहीं ना कहीं उनके साथ भी इस तरह की चीजें हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये सारे सिम्टम्स होते हैं। शायद उनका विटामिन डी और विटामिन B12 भी उनका शायद कम होगा अगर उन्होंने चेक किया है तो ये सारे सिम्टम्स थायराइड में होते हैं, हाइपोथायराइड में होते हैं। और भी बहुत सारे हैं सिम्टम्स, लगभग 73 सिम्टम्स हम हाइपोथायराइड में देख पाते हैं, जो बालों से लेकर नाखून तक और हृदय तक और लीवर तक उसके सिम्टम्स चले जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल बढ़ना होता है, डायबिटीज होने की संभावनाएं बढ़ती है, ये सारे सिम्टम्स थायराइड में होते हैं। अब सवाल ये होता है कि इस समस्या का समाधान क्या है। तो मुझे कहने में थोड़ा सा ये ट्विस्ट लगेगा आपको, लेकिन जो मॉडर्न की मेडिसिन है, ये एक ही मेडिसिन पूरी दुनिया में आप कहीं पे भी जाएंगे तो सिर्फ एक ही मेडिसिन हाइपोथायराइड के लिए इस्तेमाल होती है, और वो है थायरोक्सिन सोडियम। इसके ट्रेड नेम या ब्रांड नेम अलग अलग आते हैं, लेकिन दवाई का नाम इसका थायरोक्सिन सोडियम है। अब ये थायरोक्सिन सोडियम मतलब हमारे शरीर में, जो मैंने सबसे पहले कहा था कि T3 और T4 ये जो हॉर्मोन्स होते हैं, उसमें से जो T4 हार्मोन है, वो T4 हार्मोन लैब में सिंथेटिकली प्रिपेयर किया जाता है, और वो गोली के स्वरूप में थायरोक्सिन सोडियम हमें खिलाया जाता है, और वो बॉडी में जाकर हमें T4 भी देता है और T3 भी देता है। ये हमारा नॉर्मल मैकेनिज्म चलता है। इसके ऊपर इसे हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी कहते हैं। अगर आपका शरीर ठीक से नहीं तैयार कर रहा है तो बाहर से आपको दे दे, रिप्लेसमेंट आपको दी जाती है, ये उसका प्रकार है। अब आपको हार्मोन तो मिल गया, लेकिन बात यह है कि क्या ये हार्मोन उतना अच्छा है जितने आपके बॉडी का खुद का हार्मोन है। एक छोटे बच्चे को उसके माँ का दूध ही सबसे अच्छा होगा, ना कि किसी पाउडर का दिया हुआ दूध। यहाँ पे उस पाउडर का दूध और माता का दूध, इसमें जितना अंतर है उतना ही अंतर यहाँ पे आपकी खुद का हार्मोन और आप जो बाजार से लेकर खा रहे हैं इस हार्मोन के बीच में है। और इसीलिए इन लोगों में जो कि हाइपोथायराइड की जो रुग्ण रहते हैं, उनमें उनका अगर जो रिपोर्ट करते हैं, थायराइड फंक्शन टेस्ट जो करते हैं, जिसमें T3, T4 और TSH चेक किया जाता है, गोली खाने के बाद किसी का 12.5 माइक्रोग्राम का रहेगा, किसी का 50, 100, 150 या 200 माइक्रोग्राम का भी इसका डोज हो सकता है। ये गोली खाने के बाद उनका रिपोर्ट नॉर्मल आएगा। अनफॉर्चुनेटली पेशेंट नॉर्मल नहीं रहता, उनके बाल झड़ते ही रहते हैं, चिड़चिड़ापन होता ही है, और ये सारे सिम्टम्स में जितने मैंने बताए वो सारे होते ही रहते हैं। कुछ लोगों में गोली शुरू करने के बाद कुछ समय तक ये सिम्टम्स नहीं आते और उसके बाद वो फिर से आना शुरू हो जाते हैं। ये तो तय है। तो ऐसे समय पे आयुर्वेदिक उपचार जो है वो सबसे ज्यादा प्रभावी होते हैं, जिसमें हम थायराइड की जो ग्लैंड है उसे रीएक्टिवेट कर पाते हैं। कुछ लोगों में, सारे लोगों में ये संभव नहीं होता है, मैं पहले ही बता दूं आपको, क्योंकि किसी बंद पड़ी हुई गाड़ी को फिर से ठीक करना, यह काम जो है वही काम हमें हाइपोथायराइड के पेशेंट्स में करना पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये किसी भी पेशेंट में नहीं होता है।
जहां तक मेरा अनुभव है, लगभग 70 से 80% लोग जो है उनमें थायराइड की जो गोली है वो कम होती है या पूरी तरह बंद हो जाती है। 20% लोग ऐसे होते हैं जिनमें गोली की मात्रा कम होती है, लेकिन वो बहुत कम होती है। मतलब 100 से वो सिर्फ 75 पे आ जाएंगे या फिर 75 से सिर्फ 50 पे आ जाएंगे, वहीं पे वो रुक जाएंगे। लेकिन 80% लोग ऐसे रहते हैं, 70 to 80% लोग, जिनका 100 का टैबलेट 25 पर आ जाएगा, 12.5 पे आ जाएगा या फिर बंद भी हो जाएगा। और 5% लोग ऐसे रहते हैं जिनमें गोली की मात्रा शायद कम ना हो, लेकिन एक स्टैंडर्ड लिविंग जो है, उनकी क्वालिटी लाइफ जो है वो हम उन्हें प्रदान कर सकते हैं। मतलब उनका डोज शायद इतना ही रहेगा, लेकिन उनकी जो बाकी सारे कंप्लेंट्स है वो कंप्लेंट्स उनके कम हो जाते हैं। ये प्रॉब्लम महिलाओं में सबसे ज्यादा आती है, क्योंकि इसकी शिकार 80% तो महिलाएं बनती है। और ऐसा होता है कि घर में सास रहती है, बहू रहती है, सास तो पिछली पीढ़ी की होती है तो उसका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। जैसे हमारा लाइफस्टाइल चेंज हुआ है, नई पीढ़ी के साथ साथ बहू का स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ रहता है, उसे थायराइड रहता है। और फिर घर वाले सभी सोचते हैं कि ये तो हट्टी कट्टी है, अच्छी खासी है, लेकिन इसको क्या बीमारी है, ये सिर्फ थायराइड तो है, लेकिन रिपोर्ट तो इसका नॉर्मल है, ये दिखने में भी अच्छी दिख रही है, लेकिन ये कह रही है कि मुझे काम करने का मन नहीं कर रहा है, बहुत ज्यादा आलसीपन लग रहा है, थकावट लग रही है। ऐसा कैसा होता है, वो लोग इन पेशेंट्स को समझ नहीं पाते और फिर ये पूरा जो फैमिली हेल्थ है वो पूरा फैमिली हेल्थ डिस्टर्ब हो जाता है। तो ऐसी प्रॉब्लम थायराइड के कारण होती है। अब ऐसे समय पर आपको जो चीजें करनी चाहिए वो सबसे पहले है कि आपने आपका जो खान पान है वो पूरी तरीके से आयुर्वेद के अनुसार आपको रखना पड़ेगा। तो दिनचर्या है, ऋतुचर्या है, सुबह जल्दी उठना चाहिए, जल्दी उठने के बाद आपको पहले दंत धावन या फिर हमें जिसको हम ब्रश कहते हैं वो करना चाहिए। उसमें जो आर्टिफिशियल पेस्ट के बजाय आप अगर चूर्ण इस्तेमाल करेंगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत सारे फैक्टर्स है। जैसे मैं बता दूं कि पेस्ट जो हम इस्तेमाल करते हैं उस पेस्ट में भी फ्लोराइड रहता है। अब ये फ्लोराइड जो है वो आयोडीन के बहुत नजदीकी मॉलिक्यूल है और इसी कारण अगर ये फ्लोराइड उस आयोडीन की जगह ले सकता है और वो अगर हमारे शरीर में जाता है तो हमें हाइपोथायराइड होने के चांसेस बढ़ते हैं, फर्स्ट थिंग। और सेकेंड थिंग, हमारी हड्डियां भी कमजोर होने लगती है। अब ये सारी चीजें जो है इनके ऊपर हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो जितना हम नेचुरल रहेंगे उतना नेचुरल रहना हमारे लिए ज्यादा अच्छा होगा। मोटापे की अगर हम बात करें तो आपको एक प्रॉपर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की जरूरत है, जिसमें आपकी पूरा दिनचर्या, आपका पूरा आहार, आपके ये सारा मॉडिफाई करना पड़ेगा। उसके साथ साथ जो आपके संस्थान है, मतलब श्वसन मर्म संस्थान है, पाचन संस्थान है, ऐसे शरीर में जितने भी सिस्टम्स है उनके सारे सिस्टम्स के ऊपर काम करना पड़ेगा और उनको ठीक करने के बाद आपका मोटापा कम होना शुरू हो जाएगा। आयुर्वेद कहीं पर भी फैट कटिंग करने की मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करता है, आप सब लोग समझ लीजिए। आयुर्वेद अग्नि को बढ़ाता है, बढ़ा हुआ अग्नि शरीर में जो बचा हुआ फैट है उस फैट को डिसॉल्व करता है और फिर मोटापा कम होता है। ऐसे मोटापा कम होते वक्त कभी भी हड्डियों में प्रॉब्लम नहीं आती है। तो अगर आप फैट कटिंग की मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे तो हमेशा ऐसा होता है कि मोटापा तो कम होता है, लेकिन वो भी कुछ हद तक, लेकिन उसके साथ साथ हड्डियां नरम हो जाती है, ऑस्टियोपोरोसिस शुरू हो जाता है। तो ये नहीं होना चाहिए। आयुर्वेद कहीं पर भी शॉर्टकट नहीं इस्तेमाल करता है। जी डॉक्टर विक्रांत, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये है, क्योंकि ये कहा जाता है कि थायराइड जब आपको हो जाता है तो आपको ताउम्र एक दवाई खानी पड़ती है, नहीं तो जो थायराइड है वो लगातार बढ़ता जाता है। उसको कंट्रोल करने के लिए आपको एक दवाई जरूर खानी पड़ती है। क्या ऐसा है? और अगर ऐसा नहीं है तो आयुर्वेद में ऐसा क्या उपाय है जिसको करने से हम थायराइड जैसी समस्या से निकल सकते हैं? मैडम, आपका सवाल बहुत अच्छा है। लोगों के मन में भी यही सवाल होता है, बहुत सारे लोगों के। लेकिन एक बात मैं सच में बता दूं कि लोगों को आज भी आयुर्वेद मतलब घरेलू नुस्खे ऐसा लगता है, ऐसा नहीं है। लोग हमेशा ऐसा समझते हैं कि हम घर में ही कुछ करेंगे और उससे हमारा थायराइड हो जाएगा। इसके कारण पूरा यूट्यूब भरा पड़ा हुआ है, वहाँ पे इतने सारे नुस्खे बताए हुए हैं। अगर इतने नुस्खे अच्छे होते तो शायद आप मुझे यहाँ पे ना बुलाती, ना लोगों को फिर से किसी और ब्रांड को सुनने का प्रश्न आता। ये घरेलू नुस्खों से अगर थायराइड ठीक हो जाता तो डॉक्टर और ये सारे लोगों को घर पे बैठना पड़ता। तो ऐसा नहीं है, घरेलू नुस्खों से थायराइड ठीक नहीं होता है। हाँ, आप उसको मेंटेन कर सकते हो और मेंटेन करना जो है उसमें आपको खाने में बहुत सारे कंट्रोल रखने पड़ेंगे। जैसे कि पत्ता गोभी जो है वो आपको नहीं खाना है बिल्कुल भी। लोग कहते हैं मैं हफ्ते में एक बार खाऊंगा तो चलेगा क्या, मैं महीने में एक बार खाऊंगा तो चलेगा क्या। मैं ऐसे लोगों में को सिर्फ मेरे लोगों को सिर्फ एक ही सवाल पूछता हूँ, अगर आपको किसी एकादश कोई शिवरात्रि की आपने उपवास रखा है और पूरा दिन आपने उपवास रखा, लेकिन एक टाइम में कुछ तो ऐसा खा लिया आपने जिससे उपवास टूट जाए,
तो क्या वो एक बार खाना अलाउड है? तो दोस्तों वो नहीं है, अलाउड नहीं है। वैसे ही पथ्य जो है, परहेज जो है वैसा है, उसका भी वैसा ही है। ये आपको निरंतर करने की प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि आपने 4 दिन किया और 1 दिन नहीं किया। तो पत्ता गोभी, उसके साथ साथ फूल गोभी, मक्की, इसके महाराष्ट्र में मक्की कहते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से दिल्ली साइड में हिंदी में उसे मोठ कहते हैं। ये स्प्राउट टाइप रहता है। पालक, सोयाबीन, इन पदार्थों को जिंदगी भर के लिए आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इनमें गॉल्ट्रोजेंस नाम के पदार्थ रहते हैं जो आपके थायराइड के जो सेल्स है उसको बर्बाद करते हैं। इवन इन मॉडर्न साइंस देयर इज चलिए, कुल मिला के डॉक्टर साहब यही कहा जा सकता है कि खान पीन का ध्यान रखना बहुत जरूरी है अगर आपको थायराइड से निजात पानी है, और साथ ही साथ जिन चीजों का आपने परहेज बताया वो भी बहुत आवश्यक है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ने के लिए। तो आज हमने अपने दर्शकों को आयुर्वेद के जरिए ये बताया कि किस तरह से आप थायराइड जैसी एक बीमारी से निजात पा सकते हैं, क्योंकि ये बीमारी जाहिर तौर पे ऐसी बीमारी है जो अगर आपको अपनी चपेट में ले लेती है तो जाहिर तौर पे आपकी जो दिक्कतें हैं उसको और ज्यादा बढ़ा देती है। और इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार। करोतु कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा।